सुनील राणे यांचं आगमन झाले. जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचे स्वागत करूया. आजच्या भव्य कामगार मेळाव्यासाठी, धडक कामगार युनियनच्या या भव्य कामगार मेळाव्यासाठी आमच्या सगळ्यांचे लाडके नेते, भाजपचा बुलंद आवाज आणि अभिजित दादा यांचे मोठे बंधू सुनील राणे यांचं आगमन झालेले. धडक कामगार युनियनच्या वतीने पुन्हा एकदा आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं स्वागत करूया. सर्वप्रथम श्री गणरायाला या ठिकाणी वंदना करण्यात येईल. कुठल्याही शुभ कार्याची सुरुवात आपण श्री गणरायाला वंदन करून, स्मरण करून करत असतो. त्यानंतर महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आजच्या धडक कामगार युनियनच्या भव्य मेळाव्याचं उद्घाटन होईल. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, धडक कामगार युनियनचा, धडक कामगार युनियनचा. अभिजित दादा राणे आप आगे बढ़ो, अभिजित दादा राणे आप आगे बढ़ो. पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी मी विनंती करतो की आपण छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. मी स्थानापन्न व्हायला विनंती करतो दादांना आणि सुनील भाऊंना, अभिजित दादा, सुनील भाऊ आणि पणीकर सरांना. एक गणेश वंदन आपल्या समोर सादर होईल, कारण आजच्या या धडक कामगार युनियनच्या भव्य मेळाव्याचं उद्घाटन या ठिकाणी होणार आहे. उद्घाटन झालेलं आहे. महाराज किधर आहे? महाराज जो है वो अय्यप्पा मंदिर के. मी विनंती करतो
त्यांचं जे त्यांचं साथ ते ज्या लाभलेली आहे आणि सर्व कामगारांची साथ जी त्यांना लाभलेली आहे ती सुद्धा फार मोलाची आहे. कारण मैं अकेले ही चलाता जाने में मंजिल मगर लोक साथ आते गए और कारवा बनता गया. हा कारवा अभिजित दादांनी असा पुढे नेण्याचा एक त्या ठिकाणी जो विडा उचललेला आहे त्यासाठी आपण त्यांना साथ द्यायची आहे. आणि आपण या विचारपीठावर या व्यासपीठावर आपण आता भव्य कामगार मेळाव्याला सुरुवात करत आहोत. मी अजिबात वेळ न घेता या ठिकाणी 7.5 लाख कामगारांचे नेतृत्व करणारे एक जिगरबाज, कामगारांची तळमळ समजून घेणारे महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे अत्यंत विश्वासू आणि जवळचे असे सहकारी अभिजित दादा राणे कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी दिवसरात्र झटतायत. मुंबई मित्रसारखं वर्तमानपत्र चालवत आहेत आणि समाजाला एक दिशा देण्याचं काम, समाज को एक दिशा देने का काम अभिजित दादा कर रहे हैं. उनके लिए जोरदार तालियां तो बनती है. आपके हक की लड़ाई, आपकी रोजी रोटी की लड़ाई, आपके कुटुंब को किस प्रकार से, आपके कुटुंब में आनंद किस प्रकार से निर्माण हो, इसके लिए जो अपना दिन रात इकट्ठा करके काम करते हैं वो हमारे अभिजित दादा. और उनके साथ लोकप्रिय आमदार अभिजित दादा के हमारे बड़े भाई सुनील जी राणे जो यहाँ पर आज के इस धड़क कामगार यूनियन के मेले में उपस्थित रहे, उनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे. और जो दुबे जी ने यहाँ पर हास्य रस यहाँ पे फैलाया और एक वातावरण का माहौल फैला, एक बदल दिया. और हमारी मुद्रा तांबोली ने जो यहाँ पर जो गणेश वंदना स्थान, उनके लिए भी तालियां हम बजाएंगे. दादाजी की विनंती है, दादा की विनती है अभिजित दादा की, और हम सबकी भी मांग है कि फिर से एक बार एक हास्य की रस मौका यहाँ पर हो जाए. मैं विनती करता हूँ दुबे जी से कि वो यहाँ पर आए और आपकी रचनाएं यहाँ पर पेश करें. जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे और उनसे विनती करते हैं कि आप यहाँ पर अपनी रचनाएं सादर करें. दुबे जी, थैंक यू. ये मेरा पुनर्जन्म है. जब तक आप लोग सहन करेंगे मैं पढ़ता रहूंगा. आदरणीय अभिजीत जी का सानिध्य और स्नेह हमेशा हम कवियों को मिलता रहा है. इनके बारे में जो इन्होंने कहा, मैं तो कवि हूँ, 4 पंक्तियों में कहूँगा कि बड़ी मेहनत की है अभिजीत दादा ने यहाँ तक पहुँचने के लिए. बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते. ये वो जुगनू हैं जो अपनी मेहनत से चमके हैं. जुगनू कभी भी सूरज के मोहताज नहीं. इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों को जुटाना और उनका काम करना, जैसा भाई कह रहे थे, बहुत बड़ी बात है. और मुद्रा जी ने इसके पहले यहाँ पर बहुत बढ़िया गणेश वंदना अपने नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की. छोटे छोटे बच्चों को ऐसा करते देखता हूँ तो लगता है कि कितने प्रतिभाशाली बच्चे हैं. झूठों से नफरत करता हूँ, सच्चे अच्छे लगते हैं. बस इतनी सी बात है, मुझको बच्चे अच्छे लगते हैं. ऐसे तेजस्वी बच्चे, ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे आप सभी के घर में हो. एक मेरे घर पे भी है, 3 बार फेल हो गया. 4थी बार रिजल्ट लेने जा रहा था. मैंने कहा इस बार भी फेल हो गया तो मेरे को पापा नहीं बोलना. शाम को आया, मैंने पूछा क्या हुआ, बोला छोड़ ना यार महेश. पापा बोलना ही बंद कर दिया. ऐसे खतरनाक बच्चे नहीं होने चाहिए. अभी मैं एक प्रोग्राम में गया था, एक बच्चा आ गया, मैं कविता सुना रहा था, नीचे से पत्थर उठा लिया, लगा मेरे सिर का निशाना लेने. मैंने कहा बेटे पसंद नहीं आ रहा है तो बंद कर दूं. बोला नहीं अंकल तुम सुनाओ, तुम तो हमारे मेहमान हो. मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जो तुमको बुला के लाया है. तो हमको तो सर ने बुलाया है, बात समझ में आ जाए तो हमको जाने देना, बाकी इनसे आप लोग हिसाब किताब करना क्या. और एक बार जोरदार ताली बजाओ तो मजा आएगा यार. तालियां ही कवियों को अमरता प्रदान करें और तालियां ही कवियों की जान मारती. तालियां ही तालियां बजाओ, ऐसी तालियां की लगे माता शारदा की कर गए आरती. कविगण कविता के रथ पे आरूढ़ सब और सभी श्रोतागण रथ पे हैं सारथी. तालियों की गूंज से हिला दो ऐसा आसमान, मीरा लिए हाथ में प्रकट हो मां भारती. धड़क कामगार यूनियन के लोग हों
और अगर 2-4 लोग भी हों तो इतने दमदार होने चाहिए कि पूरे एरिया को मालूम पड़ जाए। और यहाँ तो आप लोगों का मेलावा चल रहा है यार, ऐसी जोरदार ताली बजाओ या आधा पानी में खड़ा हो जाए। मैं अभी भी देखो, मैं चाहता हूँ हम लोग तालियों से ही करें। तो अभी मैं 1 घंटे पहले एक गीत रिकॉर्ड करके आया, वो गीत आपको सुनाता हूँ। बहुत ताजा गीत है, आपको मजा आएगा, सुनिएगा। मेरे अनन्य मित्र भाई रामपाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको एक गीत समर्पित करता हूँ। ये भी राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। गली गली से चलो अयोध्या, गली गली से चलो अयोध्या, श्री राम जी का भवन सजाने। गली गली से चलो अयोध्या, श्री राम जी का भवन सजाने। सुमन झुकाओ ध्वजा उठाओ, सुमन झुकाओ ध्वजा उठाओ, पताका ले लो चलो लगाने। गली गली से चलो अयोध्या, श्री राम जी का भवन सजाने। गली गली से चलो अयोध्या, श्री राम जी का भवन सजाने। बड़ा मनोरम भवन बना है, कलश नुकीला गगन को चूमे। बड़ा मनोरम भवन बना है, कलश नुकीला गगन को चूमे। कहीं ध्वजा है खड़ी भगत सी, कहीं भगत भी ध्वजा सजूमे। जन्म सफल हो तुम्हें भी करना, तो चल दो सरयू नदी नहाने। गली गली से चलो अयोध्या, श्री राम जी का भवन सजाने। सुमन झुकाओ ध्वजा उठाओ, पताका ले लो चलो लगाने। गली गली से चलो अयोध्या, श्री राम जी का भवन सजाने। ये आज ही गीत रिकॉर्ड हुआ, तो याद नहीं तो देख के अगला बंद पढ़ता हूँ। आनंद आ रहा ना आप लोगों को गीत में? एक बार ताली बजा के बताइए, राम जी को याद कीजिए। जय जय श्री राम। राम जी को याद करके गीत सुन लीजिए। मैं तो हास्य की कविता सुनाता हूँ, लेकिन आज ही रिकॉर्ड हुआ है तो मैं सोचता हूँ आपको सुनाऊं। अगला बंद सुनिए। कहीं दिखेगी कपीश टोली, कहीं अकेला मिलेगा वानर। जब आप चलेंगे अयोध्या की ओर तो बहुत कुछ मिलेगा। कहीं दिखेगी कपीश टोली, कहीं अकेला दिखेगा वानर। समझ के उनको प्रभु के सेवक, हृदय की श्रद्धा करो उजागर। जहां भी दिखे श्री राम सेना, जहां भी दिखे श्री राम सेना, लगो भजन तुम वहीं सुनाने। गली गली से चलो अयोध्या, श्री राम जी का भवन सजाने। सुमन झुकाओ ध्वजा उठाओ, पताका ले लो चलो लगाने। गली गली से चलो अयोध्या, श्री राम जी का भवन सजा। देखो राम जी की कविता पे जो सनातन धर्मी ताली नहीं बजाता है, उसको अगले जन्म में घर घर घूम के बजानी पड़ती। तो गीत के साथ बजाना है। अंतिम बंद 2 सुना रहा हूँ। यहाँ पे बहुत जरूरी काम होने वाला है, हमको तो ऐसे टाइम पास के लिए आया हूँ मैं, तो एक गीत के 2 बंद सुनाता हूँ। कठोर मरमर का फर्श है तो बिछा दो अपनी नरम हथेली। कठोर मरमर का फर्श है तो बिछा दो अपनी नरम हथेली। सिया सहित प्रभु विराज उसमें, बड़ी ही पावन लगे हवेली। लखन भरत और महाबली कपी, लखन भरत और महाबली कवि खड़े हैं देखो चंवर डुलाने। गली गली से चलो अयोध्या, श्री राम जी का भवन सजाने। सुमन झुकाओ ध्वजा उठाओ, पताका ले लो चलो लगाने। गली गली से चलो अयोध्या, श्री राम जी का भवन सजा। और अंतिम बंद सुनाना हूं। गगन को छूने चला है भगवा,
गगन को 500 सालों के बाद एक ऐसा मौका आया जब हिंदुस्तान में एक ऐसा शासन तंत्र आया है जिसने सनातनियों के गर्व को फिर आसमान की ओर उठा दिया है। हम सबका क्या कर्तव्य है 24 में वो भी याद रखना। गगन को छूने चला है भगवा धर्म सनातन गरज रहा है। गगन को छूने चला है भगवा धर्म सनातन गरज रहा है। डरा रहे थे जो हमको कल तक कलेजा उनका लरज रहा है। सनातनी दल का हर सिपाही, सनातनी दल का हर सिपाही अड़ा है अंगद सदम दिखाने। गली गली से चलो अयोध्या श्री राम जी का भवन सजाने। सुमन जुटाओ ध्वजा उठाओ पताका ले लो चलो लगाने। गली गली से बोलिए जय श्री राम। तालियां बजाएं गुरु जी के लिए। एक माहौल उन्होंने बनाया और आज के इस सड़क कामगार यूनियन के मेले में एक अनोखा हास्य रस उन्होंने यहाँ पर पैदा किया। मैं उनका सड़क कामगार यूनियन की ओर से तहे दिल से जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। आपका एक शुभ दिन है। आज हमारे अभिजीत दादा इस सड़क कामगार यूनियन का मेला है और आप सभी इसमें पधारे हैं। खासकर सुनील जी राणे यहाँ पर आए हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मी विनंती करतो आमदार सुनील भाऊ राणे यांना, त्याचबरोबर आमचे लाडके दादा कामगारांचे हृदय सम्राट मुंबई मित्रचे संपादक पत्रकार अभिजीत दादा राणे या दोघांनी राणे बंधूंचं तयार करायला, त्याचबरोबर ॲडव्होकेट पत्रकार भाजपाचे नेते आणि प्रसिद्ध उद्योजक रामपालजी यांना पण विनंती करतो की त्यांनी कृपया विचार व्यासपीठावर यावं। आजचा हा मोठा कार्यक्रम या ठिकाणी होणार आहे। सर्वप्रथम अशी सूचना करण्यात आलेली आहे की या चौघांचंही आपण जोरदार टाळ्याच्या गजरात स्वागत करूया की आपलं मनोगत ऐकण्यास आम्ही सगळे इच्छुक आहोत। अभिजीत दादा, जोरदार टाळ्या वाजवते दादांसाठी। आपल्या सर्वांना मैं आप सबको आज यहाँ पर आप सबका स्वागत करता हूँ। लगभग 13 साल हो गए सड़क कामगार यूनियन महासंघ के माध्यम से अनेक कामगारों को न्याय देने का काम यूनियन के माध्यम से हम करते आए हैं, करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। या ठिकाणी एक छोट्या खाणी अचानक 4 दिवसापूर्वी मला खूप अतिशय महत्त्वाच्या माणसाने फोन केला आणि मला सांगितलं की 10 तारखेला आपण एक छोटीशी सभा घेऊ आणि त्या सभेच्या माध्यमातून आपल्याला काही आपल्याला डिलिव्हर करायचं आहे आणि त्यामुळे म्हणून बऱ्याचशा लोकांना आपण जे आसपासची लोक आहेत आणि जी खरोखर अपनी पदाधिकारी है, जो हमारे सब पदाधिकारी है, वैसे ही लोगों को यहाँ पर हमने बुलाया है। और मुझे आज ही सुबह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने फोन पे मेरे से बात किया। हमारे बड़े भाई मुंबई भाजपा के महामंत्री सम्मान्य सुनील राणे जी यहाँ पर आए। हमारे रामपाल जी यहाँ पर है, हमारे नारायण पनीकर जी जो हमारे यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे राजेश विक्रांत जी हैं और सभी हमारे पदाधिकारी जो यहाँ पर आस-पास में रहते हैं, उन्हीं लोगों को हमने यहाँ पर बुलाया। मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि बहुत महत्वपूर्ण घोषणा आज यहाँ पर हम करने वाले हैं। मैं तो बोलूँगा ही, मैं आभार प्रदर्शन करने वाला हूँ, पर मैं चाहूँगा कि इस मौके पे सम्माननीय सुनील राणे जी अपने खुद के बुक से वो अनाउंसमेंट करें और निश्चित तौर पर इसके बाद में आगे जो बोलना है मैं आभार प्रदर्शन के माध्यम से उस समय बोलने ही वाला हूँ। यहाँ पर उसके पहले रिटायर्ड डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर बालचंद्रन जी है, उनके बुक का यहाँ पर हम विमोचन करने वाले हैं और उसके बाद सुनील राणे जी
अनाउंसमेंट और हमको सबको मार्गदर्शन करने वाले हैं। आपण बुक नंतर करूयात का? I also call upon our honorable retired IAS officer Shri Shriram Krishna here to please accompany Mr. Balaji. Please, sir. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यावर लिहिलेल्या पुस्तकाचं प्रकाशन सन्माननीय आमदार सुनीलजी राणे यांच्या हस्ते आणि अभिजितदादा राणे पणीकर साहेब आणि रामपालजी यांच्या हस्ते जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. मोदीजी आज द लीडर ऑफ प्रोग्रेसिव्ह भारत नरेंद्र मोदीजी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. वी बालचंद्रन इन्होंने ये किताब लिखी है और इसका विमोचन होने जा रहा है. सम्माननीय सुनील जी राणे, सम्माननीय दादा अभिजित दादा राणे, कामगार नेता मुंबई मित्र संपादक पत्रकार अभिजित दादा राणे, ॲडव्होकेट पणीकर साहेब, रामपाल साहेब आणि सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये या धडक कामगार युनियनच्या मेळाव्यामध्ये या प्रकाशनाचा सोहळा पार पडतोय. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. मोदी जी as the leader of progressive भारत नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. या पुस्तकाचं प्रकाशन या ठिकाणी मान्यवरांच्या हस्ते झाले आहे. खूप खूप अभिनंदन वी बालचंद्रन जी, आपका ये किताब हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और इस देश का भविष्य जिन्होंने जाना पहचाना और इस देश को एक दिशा देने का काम किया, वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किताब मोदी जी एज द लीडर ऑफ प्रोग्रेसिव भारत, इनका विमोचन आज हुआ है. हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. और जो कैलेंडर हमारे धड़क कामगार यूनियन का है और स्टैंड डेस्क पैड है, उनका भी पहला कैलेंडर का विमोचन वन बाय वन हम करेंगे. आपल्या धडक कामगार युनियनच्या 2024च्या या नवीन वर्षाच्या कॅलेंडरचं उद्घाटन, एक आकर्षक असं कॅलेंडर श्रीराम मंदिराचं अयोध्याचं चित्र असलेलं, आणि आपल्याला माहितीच आहे की 22 जानेवारीला देशामध्ये असा ऐतिहासिक दिवस होणार आहे ज्या दिवशी आपल्या श्रीरामाच्या मंदिराचं उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी आणि मान्यवरांच्या उपस्थितीत होणार आहे अयोध्येला. त्याची प्रतिकृती असलेलं हे कॅलेंडर धडक कामगार युनियनच्या कॅलेंडरचं प्रकाशन होत आहे. जोरदार टाळ्या वाजवायचे. धडक कामगार युनियनचा, धडक कामगार युनियनचा अभिजित दादा राणे आप आगे बढ़ो, अभिजित दादा राणे आप आगे बढ़ो. या सुंदर अशा कॅलेंडरचं प्रकाशन झालेल्या नवीन वर्षाच्या आपल्या सर्वांना लाख लाख शुभेच्छा. श्रीरामाच्या आशीर्वादानं आपल्या सर्वांना हे वर्ष सुख समाधान आरोग्य आणि भरभराटीचे जावं अशी शुभेच्छा. यानंतर मोबाईल स्टँड आणि डेस्क पॅडचे उद्घाटन जोरदार टाळ्या वाजवते. कॅलेंडर आपल्याला सगळ्यांना वितरित करण्यात येईल. आकर्षक असं कॅलेंडर, त्याच्यामध्ये हुतात्मा स्मारकाचं पण चित्र आहे, ज्यांनी आपल्याला महाराष्ट्राला संयुक्त महाराष्ट्र मिळवून दिला असं हुतात्म्यांना अभिवादन करणारा हा एक कॅलेंडरचं चित्र आहे. यानंतर मोबाईल स्टँडचं उद्घाटन सुद्धा सन्माननीय सुनील भाऊ राणे यांच्या हस्ते होईल. एक आकर्षक असं मोबाईल स्टँड, आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग मोबाईल झालेला आहे. जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. त्यानंतर डेस्क पॅड आहे, त्याचं सुद्धा उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते, खास करून सुनील भाऊंच्या हस्ते होत आहे. आपण जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत.
आकर्षक अशा एक्सपायरचे उद्घाटन आमचे लाडके आमदार सुनील भाऊ राणे यांच्या हस्ते होत आहे. ही आपली ओळख आहे, ही आपली पहिचान आहे असं म्हणण्याला हरकत नाही, कारण आपण कामगार आहोत. त्यानंतर आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं आजच्या या कार्यक्रमासाठी वेळात वेळ काढून आणि या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमासाठी दादांनी सांगितलं की हा फक्त विशिष्ट कामगारांना बोलवलेला कार्यक्रम आहे, फार मोठा मेळावा जेव्हा घेऊ त्यावेळी सभागृह पण आपल्याला अपुरं पडेल, परंतु हा एक मर्यादित कार्यक्रम दादांनी या ठिकाणी सांगितलं आणि शॉर्ट पिरियडमध्ये आपल्याला हा कार्यक्रम आपल्याला करायचा आहे. त्या दृष्टीनं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने, खास करून धडक कामगार युनियनच्या वतीनं आपल्या सगळ्यांचे लाडके आमदार आणि भाजपचे नेते सन्माननीय सुनील भाऊ राणे यांचा सत्कार अभिजित दादा राणे करतील अशी मी विनंती करतो. दादा, आपण सुनील भाऊंचा सत्कार आपल्या युनियनच्या वतीने करावा अशी मी विनंती करतो. अभिजित दादा. या कार्यक्रमाला आवर्जून महत्वपूर्ण कार्यक्रम बसा भाऊ, बसा. असा कार्यक्रम म्हणून उपस्थित होणार आहे. परिवारातले सदस्य, परिवारातले कुटुंबातील सदस्य, सुनील भाऊ राणे या धडक कामगार युनियनच्या कुटुंबातील सदस्य जोरदार टाळ्या वाजवायच्या. त्याचबरोबर प्रसिद्ध उद्योजक भाजप नेते आदरणीय पीछे आ जाओ ना, हम लोग कब से आपको ही बोल रहे हैं. मी सुनील भाऊने विनंती करतो की आदरणीय रामपालजी प्रसिद्ध उद्योजक भाजप नेते यांचं स्वागत धडक कामगार युनियनच्या वतीनं आपण करावं अशी विनंती करतो. वेळात वेळ काढून रामपालजीच्या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिले त्यांचंही स्वागत. खूप खूप धन्यवाद आणि मनपूर्वक स्वागत. यानंतर आणि फार महत्वाचा दिवस आपल्या कामगारांच्या आणि आपल्या या मुंबई मित्र आणि धडक कामगार युनियनच्या परिवारातला आहे. एक महत्त्वपूर्ण निर्णय अभिजितदादा राणे यांनी घेतलेला आहे आणि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, महाराष्ट्राचे लाडके उपमुख्यमंत्री, दूरदृष्टी असलेले नेते देवेंद्र फडणवीसजी, चंद्रशेखर बावनकुळेजी आणि आशिष शेलारजी आणि सुनील भाऊ राणे यांच्याकडे विश्वास ठेवून आज अभिजितदादा अधिकृतरित्या भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हा एक ऐतिहासिक दिवस, जोरदार टाळ्यांमध्ये सगळे उभे राहायचे आणि हा प्रवेश सुनील भाऊंच्या उपस्थितीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचा आशीर्वाद आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाने हा प्रवेश होतो. न्यायासाठी लढणारे अभिजित राणे, सुनील भाऊ राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळेजी, आदरणीय आशिष शेलार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज हा अधिकृतरित्या प्रवेश होतोय. अभिजित राणे आगे बढ़ो, अभिजित राणे आगे बढ़ो. धडक कामगार युनियनचा नेते, धडक कामगार युनियनचे उपाध्यक्ष आणि कामगारांचा बुलंद आवाज मुरलीबाई पणीकर, विजी नावासी झुन्नू यादव, बबन आगडे, प्रकाश पवार, रोहित कुडेकर, पक्षप्रवेश जोरदार वेळाचा बाजूला त्यांनी पुस्तक लिहिलं आहे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांवर. बाबाजी राणे यांचंही मनापासून स्वागत. साहित्यिक व लेखक आमचे मार्गदर्शक गुरु बाबाजी राणे यांचंही हार्दिक स्वागत. अभिजित राणे आगे बढ़ो. धडक कामगार युनियनचा
बबन आगरे या लवकर. महेश पवार, रमेश धुरी, गोविंद सिंग लेंगी, गिरिराज शुक्ला. आज हा ऐतिहासिक दिवस धडक कामगार युनियनच्या परिवारात आलेला आहे आणि याची दखल नक्कीच भाजपचे सर्व नेते हे घेतील आणि अभिजित दादांना योग्य तो सन्मान भारतीय जनता पक्षामध्ये. धन्यवाद बालकृष्णजी आपका. सत्यविजय सावंत, मोहन जाधव, अजित यादव, प्रवीण भोते, जोनी वायके, रमेश धुरी, गोविंद सिंग नेगी, गिरिराज शुक्ला, दिलूर यादव, बबन आगरे, प्रकाश पवार, रोहित गुडेकर, महेश पवार, कमलेश वैष्णव, फरीद शेख, पी के पांडे, सत्यविजय सावंत, प्रवीण बोर्डिया. हा प्रातिनिधिक स्वरूपाचा प्रवेश आहे. या ठिकाणी आमचे रेल्वेचे ज्येष्ठ कामगार नेते दीपकजी कलिंगण, साहित्यिक व लेखक बाबाजी राणे यांचंही स्वागत आहे. ते आवर्जून या कार्यक्रमाला उपस्थित रहे. एडवोकेट नेहा दुबे जी, नाना सोपारे की हमारी कार्यकर्ता, स्टीवन जी यहाँ पर आए हैं, वो भी कृपया मंच पर आए प्लीज. अभी आप सब जगह पे बैठेंगे. आप बसायचं, सगळ्यांनी जागेवर बसायचं आहे. दादांच्या नेतृत्वाखाली बाकीच्यांचा प्रवेश नंतर होईलच, परंतु प्रातिनिधिक स्वरूपात आपण हा प्रवेश करत आहोत. महाराष्ट्रातले प्रसिद्ध कामगार नेतृत्व, तरुण नेतृत्व, मुंबई मित्र संपादक, पत्रकार, चार वर्तमानपत्रांचे संपादक अशी महाराष्ट्राला ख्याती असणारे अभिजित दादा राणे यांचा अधिकृतरित्या मुंबई महाराष्ट्रामध्ये याचा उल्लेख अभिजित दादा आणि सुनील भाऊ करतीलच, परंतु ही दखल भाजप श्रेष्ठी नेत्यांनी घेतलेली आहे आणि असे नेतृत्व जे आहे हे नेतृत्व खऱ्या अर्थाने लोकांना न्याय देईल, कामगारांना न्याय देईल. कामगारांचा बुलंद आवाज भारतीय जनता पक्षाचा आवाज म्हणून गेला पाहिजे आणि या सगळ्यांचा मनापासून धन्यवाद आहे. कामगार नेते अभिजितदादा राणे यांचा आज अधिकृत भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश झालेला आहे. पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया, आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करूया आणि आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी आजच्या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित राहिलेले आमच्या परिवारातले सदस्य आणि भाजपा नेते लोकप्रिय आमदार सुनील भाऊ राणे यांना विनंती करतो की आपण कृपया आपलं आशीर्वाद पर या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं. सबसे पहले तो मैं निवेदन करता हूँ, जो लोग यहाँ पर खड़े हैं आप आके यहाँ पर बैठे. अभिजीत राणे के लिए आप आए हो. 230 कुर्सियां है, कितनी बैठी है सब उधर. ओ हीरो हाँ इकडनं मागचा त्याला बसू दे. आप बैठो ना, उनको बैठने दो शांति. धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे मंच पर विराजमान, श्री पणिकर, श्री राजपाल जी, उपस्थित सभी देशभक्त नागरिक भाई और बहनों, आज सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी मुंबई की ओर से हमारे धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष, उसके प्रणेता श्री अभिजीत राणे, इनका मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनके जितने साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया उन सबका मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं. वैसे सम्माननीय मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी यहाँ पर आने का प्रस्ताव भी था, वो आने वाले भी थे, लेकिन आज सुबह से अभी तक की बैठकों के दौर के बाद लोकसभा के चुनाव की तैयारी में हम सब लगे थे. आज सुबह से बैठकें चल रही थी और इतने में 12 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मुंबई का दौरा है और सबसे महत्वपूर्ण ऐसी MMRDA की योजनाओं का उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मुंबई में दौरा है और इसके लिए स्वाभाविक रूप से हमारे नेता महाराष्ट्र के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी से चर्चा करने के बाद उन्होंने इसको मान्यता देने के बाद सम्माननीय मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने देवेंद्र जी के मार्गदर्शन के अनुसार
हमारे धड़क कामगार यूनियन महासंघ के नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के पश्चात ये पहले बार ऐसा हो रहा है कि लगातार लोग पक्ष में प्रवेश करते हैं, चर्चाएं होती है, मांग उठती है और उसके बाद पार्टी के हिसाब से, पार्टी के नाते, काम के अनुभव के तजुर्बे के ऊपर पार्टी उनको पद देती है। लेकिन आज अभिजीत राणे का काम हम सब ने देखा। अभिजीत के इस काम से मैं तो वाकिफ हूं, पिछले कई वर्षों से मैं देखता हूं और कई वर्षों से लगातार देखने के पश्चात ये बातें मन में आती है कि राजनीति में काम करना अलग होता है और कामगार के क्षेत्र में, यानी मजदूरों के क्षेत्र में काम करना, यह भी एक अपनी अलग पहचान बनाने की बात होती है। और इसके लिए मेरे भाषण के पहले छोटे सभागृह में बाहेर तरी पाठवा, तुम्ही बाहेर जाऊन या, बोलून या ना बघू। मी इतकं सांगतो तर तुम्हाला काहीच कळणार नाही ना नंतर, नुसतं तुम्ही घोषणा द्याल अभिजीत राणे आगे बढ़ो हम पीछे से गायब है, तो तुम्हाला कळणारच नाही ना। हे सगळे म्हणणार अभिजीत राणे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, तुम्ही फोन मध्ये बिझी आहे, तुम्ही काय म्हणणार अभिजीत राणे आगे बढ़ो हम पीछे से गायब है, तो फोन आला। और इसके लिए ये कार्यक्रम भी करना, छोटा हो बड़ा हो, बहुत मेहनत लगती है। और ये मैं मेरे पास देख के आपको लगता होगा क्या इनको तजुर्बा है कि नहीं है, लेकिन मेरा इतिहास खोल के देख लो। हमारे झा बैठे ना, झा किधर गए झा, हाँ है कोने में बैठे थे, जैसे छोटे दिखते हैं ना, ये बहुत अनुभवी है। और इसके लिए कोई छोटा कोई बड़ा, कौन कैसे दिखता है, कौन क्या कपड़े पहनता है, कौन कितने जैकेट पहनता है, कौन कितनी अंगूठियां पहनता है, कौन गले में सोने की कितनी मालाएं पहनता है, कौन कितने बॉडीगार्ड लेके घूमता है, उसके ऊपर उसकी पहचान नहीं होती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कामों से होती है कि आप सभी और इसके लिए, यानी इससे भी कड़क भाषण में कर सकता हूं। आपके पास धड़क यूनियन है, मेरे पास कड़क यूनियन है, इसको मालूम है। और इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के महासचिव इस नाते, विधायक इस नाते नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुंबई के महासचिव होने के नाते, और मैं पिछले कितने साल से महासचिव हूं, जहां जानता है 2004 से लेकर 2024, मैं भी कभी कभी सोचता हूं 20 साल हो गए मुझे। 20 साल के पहले से भी मैं काम करता था, छोटे छोटे तबकों से आया और फिर भारतीय जनता पार्टी मुंबई ने मुझे वहां पर संभाल के रखा है। और इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी मुंबई के महामंत्री इस नाते हमारे सम्माननीय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के उप मुख्यमंत्री, जो महाराष्ट्र के विकास के नाते सबके लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री है, उनके आदेश के अनुसार सम्माननीय आशीष शेलार जी, जो मुंबई के हमारे अध्यक्ष है, उनसे चर्चा करते हुए आज इसी छोटे से सभागृह में, अब शांति से सुनिए, ये छोटे से सभागृह की आज मैं जो घोषणा करूंगा, उसके बाद आप समय तय करें 26 तारीख के बाद, अभिजीत जी 26 जनवरी के बाद, क्योंकि 22 जनवरी तक जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये घोषणा क्या हॉल में तो कोई भी देता है, अभी तो एयर कंडीशन है ही नहीं, तो जो लोग हॉल में घोषणा देते हैं ना, मैं तो उनके पास ध्यान नहीं देता। जो लोग रास्ते पे घोषणा देता है ना, वो सच्चा कार्यकर्ता होता है, चाहे वो राम भक्त हो या भारतीय जनता पार्टी का। इधर तो क्या है, आवाज बाहर भी नहीं जाता है। इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश होने के बाद आने वाले, क्योंकि बहुत सारे कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके लिए संयम, मर्यादा, ये दोनों का उपयोग करते हुए बोलना पड़ता है। 26 तारीख के बाद कभी भी, क्योंकि 22 को सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, 26 के बाद जब भी कभी आप लोगों को समय मिले, अभिजीत जी को समय मिले, एक ऐसा भव्य कार्यक्रम करें। अब उसमें कितनी संख्या है, क्या है, वो आप निर्भर कर सकते हो, अभिजीत जी तय कर सकते हैं। उसमें देवेंद्र जी को लाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं, लेकिन कार्यक्रम भव्य करना है, मेरी जिम्मेदारी। तो अभी तालियों में दम नहीं है, उनको
लाने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन जिम्मेदारी मैं कब तय करूं जब आंकड़ा सामने आएगा। हाँ? पहले देवेंद्र जी को तो लाते हैं और दोनों को लाएंगे। 20,000 के लोग खड़े करो, एक के लिए 10, एक के लिए 10। हाँ, अभी कैसा बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते, ऐसा नहीं चलता राजनीति। तो इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के मुंबई से नाते मैं घोषणा करता हूं कि हमारे सबके लाडले, सबके चहेते और भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाले मेरे मित्र, मेरे परिवार के सदस्य और धड़क कामगार यूनियन महासंघ के निर्माता प्रणेता अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे जी को मुंबई के सेक्रेटरी यानी मुंबई के मंत्री इस नाते जिम्मेदारी देने का आज निर्णय हुआ है। इसके लिए मैं उनका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपको समझाता हूँ मुंबई की स्थितियां क्या होती है, कैसे होती है। राजनीति की बातें बहुत सारे लोग शायद समझ नहीं पाएंगे। राजनीति में काम करते समय कोई पद छोटा बड़ा नहीं होता। आप काम कैसे करते हो, क्यों करते हो, आपके मन के इरादे कौन से हैं, आपके एम्बिशन कौन से हैं। एम्बिशन यानी आपको क्या चाहिए, आपका उद्देश्य क्या है। आपका उद्देश्य ये जो सामने बैठा हुआ गोर गरीब जनता है, जो मजदूर है, उसकी हक की लड़ाई लड़नी है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई करने के लिए ताकत चाहिए। मैं आपको अनगिनत उदाहरण दे सकता हूं। मैं भी जिस घर से आता हूं, मेरे पिताजी भी मजदूर यूनियन थे और सबसे पिछड़े इलाके में काम करते थे कम्युनिस्टों के, तभी के जमाने में 1970 के। लोअर बरेल, शिवड़ी, वर्ली, चिंचपोकली, नागपाड़ा, भाईकला, ये सब इलाके में कम्युनिस्टों का राज था। और 1960 के पश्चात यानी 65 के पश्चात जब शिवसेना का निर्माण हुआ तो लोअर बरेल से लेके लालबाग तक, लालबाग से लेके चिंचपोकली तक, चिंचपोकली से लेके शिवाजी पार्क तक शिवसेना की आवाज जो गूंजती थी वो हमारे घर में से मेरे चाचा आवाज देते थे, जो शिवसेना के वहां के गिरडी कामगार सेना के अध्यक्ष थे। ये बात थी 1970 की। यानी एक ही घर में जनसंघ भी था और एक ही घर में शिवसेना भी था और दोनों यूनियन के बड़े लीडर थे। एक मवाड़ था, इन्हें मराठी में कहते हैं, तो एक जहालवादी था जो हर किस्म में लड़ाई लड़ने को तैयार था और एक विचारवादी था, एक वास्तववादी था, एक विचारों से प्रेरित था, बालासाहब ठाकरे जी के विचार लेके आगे चलने वाला था और एक हिंदुत्व की प्रखर विचारधारा को लेके चलने वाला था। और इसके लिए मैंने वो मिल मजदूरों का सब संग्राम देखा है और कर्म धर्म सहयोग से इतने सारे सालों के बाद, विधायक बनने के बाद, मिल मजदूरों के घरों के निर्णय लेने की प्रक्रिया का अध्यक्ष बनाने का जिम्मेदारी भी हमारे आदरणीय देवेंद्र जी ने मेरे ऊपर डाली कि मिल मजदूरों को घर देने का विषय। और इसके लिए कोई काम छोटा नहीं होता, कोई पद बड़ा नहीं होता और कोई काम की चर्चा हम करते हैं कि ये मुझे क्यों देते हैं, ये मुझे क्यों दिया, ये मुझे देना चाहिए था। ऐसे न करते हुए जो कोई काम करता है, जो अपनी प्रतिष्ठा, जो अपने कार्यों की प्रशंसा होती है कि नहीं होती है, लेकिन काम करता है, राजनीति के माध्यम से काम करते समय राजनीति का जो दायरा होता है, राजनीतिक पार्टियों में से काम करने वाला जो कार्यकर्ता होता है और अपनी एक अलग संस्था बनाने के बाद वो संस्था मजबूत होती है, लेकिन हर किस्म में उस संस्था में आने वाले लोगों को न्याय देने के लिए हमें राजनीतिक दरवाजे पे जाना ही पड़ता है। अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में, अपनी लोकशाही में लोक प्रतिनिधित्व करने के लिए, चाहे वो छोटे से गांव का ग्राम पंचायत का सदस्य हो या फिर ऊंची इमारत में बैठने वाला विधायक हो, सांसद हो, राष्ट्रपति हो, हर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, आगे जाता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए उसे राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जब अभिजीत जी ने मुझे कहा कि इतने सारे सालों का मेरा अनुभव है, लेकिन इतने सारे सालों का अनुभव होने के बाद भी हमें राजनीतिक पार्टी चाहिए,
और आज के जमाने में राजनीतिक पार्टी अगर कौन सी अच्छी होती है तो जिसमें आपने आज प्रवेश किया वो भारतीय जनता पार्टी होती है। इसके अनेक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना, लेकिन अपनी मन की इच्छा जहां पर बोलनी है वहां पर बोलना, लेकिन कार्यकर्ताओं से कभी ना बुलवाना। इतना भारतीय जनता पार्टी का यह नियम है। आपने कुछ मांगा, आपने कहा कि मुझे नैसर भेजो, तो पार्टी आपको झारखंड भेज देगी। आपने मांगा झारखंड दो, तो पार्टी आपको जम्मू कश्मीर भेज देगी। इसके लिए पार्टी में इतने लोग होते हैं, इतने अच्छे नेता होते हैं, जो नेता लगातार काम करने वाले कार्यकर्ताओं के ऊपर ध्यान होता है। और ध्यान इसके लिए आकर्षित होता है कि वो कार्यकर्ता, वो नेता, वो गली का कार्यकर्ता लगातार अपने पार्टी के विचार को लेकर लोगों में जाता है, लोगों की परिस्थितियों का अंदाज लेता है, लोगों की प्रश्न के लिए, लोगों की समस्या के लिए वो लगातार लड़ते रहता है। चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो संसद हो। और सांसद से लेकर सरपंच तक काम करने वाले व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कभी भी दुर्लक्षित नहीं रहते। समय समय का तकाजा होता है। किसी को जल्दी मिलता है वो जल्दी चला जाता है, किसी को देर से मिलता है तो देर तक टिकता है। लेकिन देर से मिलने तक कौन टिकता है, उसको संयम कहते हैं। और इसके लिए लोगों के विचारों से प्रेरित न होते हुए अपने मन को टटोलने की आवश्यकता राजनीतिक कार्यकर्ता में होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कभी कभी कहते हैं कि ये छोटा काम है, बड़ा काम है, ये छोटी छोटी चीजों पे क्या चर्चा करना, ये छोटी छोटी बातों पे क्या चर्चा करेंगे, अपने को तो बड़ा पद चाहिए, अभी जिस कहेंगे एकदम मुझे राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दो। ये होता नहीं राजनीति। यानी जितने लोग आपको दिखते हैं टप्पे 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 से जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री भी करीबन 20 साल तक भारतीय जनता पार्टी का काम पहाड़ों में, ऊंची पहाड़ों में, बर्फीली ठंड में, न बल्कि राज्यों में, वो तो ऐसे ऐसे जगहों पे गए थे जहां पर हम जाने की कभी सोच भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी का या हिंदुत्व का प्रचार करना, वो भी नॉर्थ ईस्ट के देशों में, यानी उत्तरी पूर्व देशों में, जहां पर एक सीमा म्यांमार को लगी है, एक सीमा चीन से सटी हुई है, एक सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। ऐसे क्षेत्र में काम करते करते अरुणाचल से लेके आसाम, आसाम से लेके सिक्किम तक, सिक्किम से लेके नागालैंड होते हुए, कालिम्पोंग होते हुए दीमापुर में, कलकत्ता में जाना। और भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व का या भारतीय जनसंघ का विचार वो समय में लोगों के पास जाना और बताना। 1993 का शायद आप लोगों ने लिखा होगा, जो लखनऊ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। 1993 में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने तिरंगा यात्रा निकाली। और वो तिरंगा यात्रा कश्मीर के लाल चौक तक लेके जाने वाली थी। और लोगों ने कहा कि क्या आप लोगों की हिम्मत है कि जम्मू कश्मीर में आके बताओ। लेकिन आप सबको शायद याद नहीं होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको पता होगा कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी वहां पर पहुंचे, हजारों की कार्यकर्ताओं की संख्या वहां पर पहुंची, तो उनके बाजू में एक व्यक्ति साधारण पोशाक में खड़ा था, जो उनको झंडा फहराने के लिए मदद कर रहा था। वो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था, वो थे हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। और इसके लिए कोई काम छोटा नहीं होता, कोई पद छोटा नहीं होता। उस पद को आप काम करके कैसे बड़ा कर सकते हो, इसके ऊपर आपकी आत्मा की, काम की प्रवृत्ति निर्भर करती है। आप में दम है। जैसे गांव में एक पहलवान होता है उत्तर प्रदेश में, तब वो यूपी के हो ना, बिहार के हो, कहां के हो, यूपी, तो हाँ भी नहीं बोलते हो, ना भी नहीं बोलते हो। तो यूपी में जैसा पहलवान होता है, सोमवार से लेकर शनिवार तक कसरत करता है, लेकिन रविवार को जब कुश्ती का दंगल होता है तो कहते हैं आज तो छुट्टी है मेरी, आज लड़ने के लिए मत कहो,
तो पहलवान का गुरु कहते हैं, अरे बाबा तुझे को तो तैयार किया था लड़ने के लिए। नहीं आज ना अंडे नहीं मिलते संडे को, तो मैं नहीं लड़ू। तो पहलवान का वापस सोमवार को आता है सीना तान के, चालू वापस वो क्या बोलते हैं मुद्गल घुमाते हैं ना, एक हाथ में घुमाता है धड़। राजनीति में ऐसा नहीं चलता। राजनीति में चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। अलग अलग समस्या, अलग अलग प्रश्न को लेके गलियारों में घूमने का, केंद्र की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजना लेके गांव तक जाने का, हमारे छोटे छोटे तबके से आए हुए हमारे लोगों के लिए, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, महानगर गैस की योजना हो, उज्ज्वला की योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से आदरणीय मोदी जी की कल्पकता से बहुत सारी योजनाएं देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चल रही है। और इसके लिए मैंने कहा कि छोटा विषय नहीं होता है। कृष्णदेवराय का नाम सुना आपने? एक राजा था, सुना होगा ना, वो अगला है, मालूम है कहाँ का था राजा? कहाँ का था? हाँ, आपको तो मालूम होगा। कृष्णदेव राय राजा के दरबार में एक बार उनके प्रधान ने कहा कि राजा महोदय, एक चर्चा ऐसी है कि छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजों के लेके जो चर्चा करता है वो व्यक्ति कभी बड़ा नहीं होता। तो राजा ने भी कहा बहुत बहुत सही बात है, ये नहीं होता है। तो वहां पर खड़े हुए और एक दरबारी, जैसे बिरबल था वैसे कृष्णदेव राय राजा के दरबार में तेनालीराम था, बराबर? तो मालूम है, मुझे समझ के बोलना पड़ेगा। तो वो तेनालीराम ने बिरबल ही था, बहुत सिंपल कपड़े में, सादे कपड़े में घूमता था दरबार में। तो राजा को बोला, राजा जी मुझे ये पसंद नहीं है, ये बातें जो दरबारी ने कही। तो राजा को लगा कि तेनालीराम अगर कहता है तो इसमें कुछ दम होगा। तो उसने कहा ठीक है, अगले दरबार जब बैठेगा अपना तब चर्चा करेंगे। एक हफ्ते के बाद वापस दरबार बैठा। कृष्णदेव राय राजा इस नाते जाके सिंहासन पे बैठे, शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा तेनालीराम को कि तेनालीराम आज एक अच्छी कविता सुनाओ। तो तेनालीराम ने एक कविता सुनाई, बहुत सुंदर कविता थी। उससे राजा का हृदय हिल गया। राजा ने कहा पहले बार ऐसा हुआ कि मेरे हृदय में मुझे पीड़ा होती है ये कविता सुन के। अभी आगे का सुनो शांति से, तुम्हारा सबका अभी इसमें हिसाब किताब है, आपको मालूम है कहानी। और राजा ने कहा कि तेनालीराम आपकी कविता से मैं संतुष्ट हूं। और राजा संतुष्ट होता है तो राजा कहते हैं मांग ले तेनालीराम, आपको क्या चाहिए, मैं सिंहासन भी दे दूंगा। तो तेनालीराम ने कहा नहीं राजा जी, आप तो बहुत बड़े हैं, मैं तो एक छोटा आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वहां पर जो शतरंज की बिसाक बिठाई है, शतरंज की जो बिसाक होती है ना, वो राजाओं के जमाने में बड़ी होती है। तो शतरंज की जो बिसाक बिठाई है, वो बिसाक के एक खाने में चावल का एक दाना डाला। तो राजा ने कहा इतनी छोटी सी बात मांग रहे हो? यानी ये सही है कि जो दरबारी पिछले बार कह रहा था कि छोटी छोटी बातें करने वाले या छोटी छोटी पदों पे काम करने वाले लोग कभी बड़े नहीं होते। तो तेनालीराम आपका कैसे होगा? तो तेनालीराम ने कहा राजा जी सुनो तो सही आगे क्या कह रहा है। तेनालीराम ने कहा राजा पहले खाने में एक दाना डालिए, उससे दुगना दूसरे खाने में डालिए, दूसरे खाने से दुगना तीसरे खाने में डालिए। अभी यहाँ पर कौन हिसाब करेगा? कौन सबसे होशियार है? इधर हाथ ऊपर करो। रिक्शा वाले तो होशियार होते हैं ना, तुरंत मीटर को कन्वर्ट करते, इतना भरो इतना भरो इतना भरो, इतना इंटरेस्ट बैंक में हो गया, चलो लाओ भरो 300 रुपया, बराबर है ना? कौन बताएगा? तुझसे एक लान है, छोड़ देना। लेकिन आप घर पे जाके इसको देख लेना, हाँ कार्ड मोबाइल कार्ड, पहले खाने में एक दाना छोटा सा है, राजा ने अपने दरबारियों को ऑर्डर दे दिया चलो डालना शुरू कर दो। एक खाने में एक दाना गिनो, डाल दिया। दूसरे खाने में दूसरा, तीसरे खाने में 4, चौथे खाने में 6, करते 8, ऐसा करते 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 10 खाने तक पहुंचने तक 512 कितने हुए?
आता तुमचं धडक कामगार युनियन महासंघाचा ट्रेझरर कोण आहे? खजिनदार कोण आहे? किती आहे? काय प्रकाश पवार कुठे आहे? हा, चला हिशोबराव खाली कुठे बघतो? एक मध्ये एक तांदळाचा दाणा, दुसऱ्यामध्ये 2, तिसऱ्यामध्ये हा, अरे स्टेप बाय स्टेप सकाळ उठले पहिल्या दिवस आणि तेवढं चेकचं अमाऊंट मला देऊन टाकायचं. असं करता ऐसे करते करते 10वें खाने में 512 गए और 20वें खाने में कितने गए? पावर ऑफ डुप्लीकेशन बताओ. नहीं अनगिनत ऐसा नहीं होता है. आप अभी कैलकुलेट करो और बताओ पावर ऑफ डुप्लीकेशन. काउंटेड यू शुड बी. योर आंसर इज सो गुड. योर इंटेलिजेंट. कितने हो गए? 5,24,600 20 खाने में. और करते 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 32 खाने में पहुंचे, तब हो गए 2,14,00,000. अब वो गिनने तो पड़ेंगे ना. एक दाना एक दाना एक दाना. आपण निवडतो ना घरी तांदळातले खडे काढतो ना. आई घाबरले. आई म्हणतात मला तर नाही ना मोजायला. और देखते 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 सभी दरबारी बोले कि तेनालीराम ने जो बोला वो सही है. कोई छोटा काम नहीं होता. ये काम तो छोटा दिखता था, इतना बड़ा हो गया. तब ये 2 करोड़ के दाने गिनने के लिए पूरे दरबारियों को काम पे लगाना पड़ेगा. इसके लिए राजनीति में भी कोई काम छोटा नहीं होता. देवेंद्र जी ने एक काम की शुरुआत की थी. लोग बोलते थे क्या काम है ये? जलयुक्त शिवार, जलयुक्त शिवार, जलयुक्त शिवार. देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सभी लोगों की मीटिंग बुलाई और कहा जहां गांव है, जहां पहाड़ है, वहां पर पहाड़ पे जो बारिश गिरती है वो बारिश बिल्कुल नीचे जाके कोकड़ में तो समुद्र पे जाती है. पानी कहां से मिलेगा? तो जहां जहां पे काले पत्थर के मैदान है ऊपर, वहां पर पानी टिकना चाहिए करके जलयुक्त शिवार का निर्माण किया. देखते 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 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हुआ. 5 साल में 6,800 जलयुक्त शिवार बने. विचार करो पूरे महाराष्ट्र में. और पानी की लीटर की क्षमता इतनी बड़ी कि जिस गांव में किसान खेती नहीं करता था पानी की वजह से, वो किसान खेती करता है. एक मुद्दा आपको कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच क्या थी कि देश बदलेगा. लोग कहते हैं आप हिंदुत्ववादी हो. हाँ, हम हिंदुत्ववादी है. देश का विभाजन हुआ. ये जो बुक लिखा है मोदी जी एज द लीडर ऑफ अ प्रोग्रेसिव भारत, वी बालचंद्रन. अब ये वी बालचंद्रन के बुक में कहां पर लिख गए? हाँ. अब ये बुक में भी कहीं ना कहीं 370 की धारा का उल्लेख है इंग्लिश में. अब ये 370 की धारा क्या थी हम सबको पता नहीं. लोग ये कहते हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम को विभाजन करने की धारा थी. ऐसा नहीं था. ये बिल्कुल पूरे भारत की अखंडता को तोड़ने वाली धारा थी. और लोगों ने इसको पूछा कि 370 की धारा ये हमारे भारत के संविधान में लिखी किसने? बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पूछा गया कि भारतीय संविधान में लिखने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये संविधान लिखा, लेकिन ये संविधान में 370 किसी ने लिखा? पता है आपको? हाँ? नेहरू ने बताया गया, नेहरू जी ने, कि ये 370 की धारा लिखनी है जिसमें भारत की अखंडता, जो कोई मसूदा दिया था उससे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को लिखा कि ये तो भारत को तोड़ देगा 370 की धारा. तो उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन 370 की धारा को नहीं लिखूंगा. उन्होंने नहीं लिखी. अब वो समय ऐसा था, संविधान तो 1949 में बना, 1950 में उसकी स्वीकृति हुई. तो ये 47-48 जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, 15 अगस्त 1947 के बाद 2 महीनों में भारत पे आक्रमण हुआ. पहला आक्रमण भारत पे पाकिस्तान से हुआ. वो कबालियों के द्वारा जो आक्रमण हुआ
जिसके माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर का सबसे अहम हिस्सा, जिसको हम पीओके कहते हैं, पाक व्याप्त कश्मीर जो चला गया, वो 370 धारा के अंदर छुपा हुआ था। तभी 370 की धारा को लिखने के लिए राजा हरि सिंह के मुनीम को लाया गया। गोपाल स्वामी अयंगर नाम के एक मुनीम थे, मुनीम उसका पैसा संभालते थे, चोपड़ी लिखते थे। तू कसं करतो चोपड़ी लिखतो, हिशोब सांगत नाही, सांगतो ना। वैसे उस हरि सिंह को, राजा हरि सिंह ने अपने मुनीम को प्रधानमंत्री का दर्जा दिया। तभी 2 प्रधान कहलाए जाते थे ना जम्मू कश्मीर में। और इसके लिए 1947-48 में बना हुआ 370 की धारा, ये किसी जात, किसी धर्म, किसी पंथ के खिलाफ नहीं थी, ना ये हिंदू, मुस्लिम, सिख के खिलाफ थी, ये पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ थी 370 की धारा। और फिर जम्मू कश्मीर चलने लगा और उसके वो 70 साल लगे कि 370 की धारा को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को उसकी घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बहुत ज्वलंत है। कभी मैं आपको समझाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना और निरंतर उसमें प्रवास करना, प्रवेश करना एक बात होती है। वैसे तो बहुत सारे, अभी अभिजीत तो हमारे घर के हैं, लेकिन बहुत सारे कार्यकर्ता अभी हम देखते हैं ना, इस पक्ष में 3 महीने के बाद सोचना पड़ता है ये कौन से पार्टी में गया, फिर चुनाव आते हैं तो समझ में आता है तो इसमें गया तो उसमें से लड़ रहा है, डिपॉजिट जाने के बाद और कोई पार्टी में जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो प्रवेश करता है या पार्टी का काम शुरू करता है, उसका प्रवास देखने जैसा है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में जब सत्ता छोड़ी थी, 13 महीने 13 दिन की सरकार, यानी पहले 13 दिन फिर 13 महीने, तो सरकार बचाने में 1 वोट कम गिरा था। याद है कि नहीं, मालूम नहीं आप लोगों को? याद है ना? 1 वोट, वो भी किसका था? जो अस्पताल में जाके पेट खराब हुआ करके पड़ा था, उसका नाम था, क्या नाम था? हाँ, कौन बोला? मोहन रावले उसका नाम था, शिवसेना। तभी 1 वोट से पार्टी हार गई, लेकिन अटल जी ने अपना संयम नहीं खोया। लेकिन अटल जी के वो भाषण की याद मैं आपको दिलाता हूं। अटल जी ने भाषण में कहा कि मैं तो तड़जोड़ गठबंधन कर सकता हूं 1 वोट के लिए, लेकिन मैं किसी के दरवाजे पे जाऊंगा नहीं, खटखटाऊंगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी आज तो सत्ता से बाहर जाएगी। 1996 की बात थी, फिर हम वापस 99 में आए और उन्होंने कहा तो मैं इस्तीफा देने के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास जा रहा हूं, लेकिन ये सदन को इतना बताते चाहता हूं कि सदन तो यही रहेगा, लोग भी शायद बदलेंगे, लेकिन ये जो वास्तु है ये गवाह होगी। मेरा भाषण इन्हीं दीवारों में गूंजता रहेगा। आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी का ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो 2/3 बहुमत लेके इसी सदन में प्रधानमंत्री का भी निर्माण करेगा और उसके साथ 370 की धारा को भी समाप्त करेगा। उसके बाद 99 में सरकार बनी। 99 में सरकार बनने के बाद 5 साल सरकार चली। 2004 से लेके 2019 तक का सभी बातों का अगर हमने जिक्र किया तो पिछले 10 साल कांग्रेस से, 2004 से लेके 2014 तक, हम तो महाराष्ट्र में ये लगातार कहते थे कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 1999 से लेकर 2014 तक 15 साल का वनवास था। कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार ने महाराष्ट्र की ऐसी हालत खस्ता कर दी थी, लेकिन देवेंद्र जी के रूप में 2014 में देवेंद्र जी ने तख्ता की बाजी पलटते हुए इसी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र को सुजलाम और सुफलाम करने की शपथ ली। इसलिए बहुत सारी बातें, और ये बातों का जिक्र इसके लिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाला कार्यकर्ता लंबी दौर की अगर सोचे, जनता के प्रति न्याय की परिभाषा को सोचे, जनता के साथ साथ दो गरीब जनता का कल्याण हो, इसके लिए सोचे। आप विचार करो, गांव-गांव में पानी देने की व्यवस्था करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जल मिशन की योजना बनाई। 6.5 लाख गांव में से 2.5 लाख गांव में पानी नहीं था। अगर हम
देखे तो लोग कहते हैं कि शौचालय बनाने के लिए प्रयास किए। क्या हालत थी मुंबई में भी। स्वच्छता अभियान के तहत हमने गांव से लेकर शहरों तक सफाई के अभियान चलाए। अब पूरे देशों के प्रधानमंत्रियों की अगर हम बात करें, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, कौन से देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के नागरिकों की बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं? बताओ मुझे। मैंने तो कभी भाषण नहीं देखा। मैं तो विदेशों में नौकरी करता था, एयर इंडिया से जाता था, तो मैंने सब देखा है, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने, किसी राष्ट्रपति ने मैंने कभी नहीं देखा कि अपनी जनता के प्रति, अपनी देश में रहने वाली छोटी बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति आत्मसम्मान की परिभाषा करने के लिए प्रधानमंत्री लगातार, जिसको हम कहते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों का विकास करना। एक ही उदाहरण देता हूं, 12 तारीख को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन। अभी आप कहोगे हमको क्या उपयोग है, हम तो गोरेगांव में रहते हैं। ऐसा नहीं है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसकी घोषणा हुई थी 1970 में। कभी हुई थी? 1970 में। तभी भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। ये देश पे अगर किसी ने राज किया होगा तो कांग्रेस ने राज किया। आप मुझे बताओ, 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, पहले प्रधानमंत्री कौन बने? कौन बने? नेहरू बने। कितने साल तक थे? कितने साल? 5 साल नहीं थे। हाँ, 63 में उनका निधन हुआ। 63 में और एक प्रधानमंत्री आए, लाल बहादुर शास्त्री। देखो अभी कैसा मन दौड़ने लगा कि नहीं। ये तो पहले क्या है, सब मतलब क्या, भगवान टेलीफोन का बिल आता है, गैस का भी बिल आता है, कोई डिस्काउंट नहीं देता। 66 में उनका निधन हुआ। 67 में कौन बना? 66-67 में कौन बना? अरे लखनऊ यूपी के लोग तो बहुत होशियार होते हैं, आपको बताओ कौन बना? सलीम जावेद, शरद पवार, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बनने के बाद इंदिरा गांधी ने लगातार राज किया। और क्या समय था वो? इमरजेंसी का। 75 to 77 वो चली गई। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने जो नारा दिया था एकता का, संघर्ष का, वो जाने के बाद कौन बने? हाँ, और कौन बने? वो तो बहुत कम समय के लिए बने, मोरारजी देसाई। उसके बाद कौन बने? राजीव गांधी तो बहुत दूर है। वापस इंदिरा गांधी आई। आड़ी जाने के बाद इंदिरा गांधी आई। परत 84 तक इंदिरा गांधी रही। 84 में दुर्भाग्य से उनकी हत्या हुई। 84 के बाद राजीव जी आए। उसके बाद कौन आया? हाँ, ये होशियार है, पुस्तक देना चाहिए। वीपी सिंह, मंडल आयोग। और ये मैं क्यों कर रहा हूं साहब, ये अभिजीत जी को सब पता होना चाहिए, क्योंकि अभी रास्ते पे भाषण शुरू हो गए। हाँ, तो ये सब करना पड़ेगा। उनके बाद कौन आया? वीपी सिंह के बाद देवगढ़ तो बहुत चंद्रशेखर जाने के बाद 1991 में चंद्रशेखर थे पंतप्रधान, तभी राजीव जी की हत्या हुई। उसके बाद कौन आए? नरसिम्हा राव। बराबर है। नरसिम्हा राव जाने के बाद अटल जी हुए 2 बार, 13 दिन 13 महीने। फिर कौन आया? जो पंतप्रधान थे मनमोहन सिंह। जल्दी जाना है। देवेगौड़ा। देवेगौड़ा के बाद, गुजरात के बाद वापस अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर आए मौनी बाबा, हाँ, जिन्होंने कसम खाई थी कुछ नहीं बोलूंगा। मनमोहन जी आए। मनमोहन जी के बाद फिर कौन आया? नरेंद्र मोदी। और ये अगर आप इतिहास को देखें तो हिंदुस्तान को आजाद होने के पश्चात 75 वर्ष हुए। तो ये जो मैंने आपको गिनाया, इसमें से मोदी जी के 10 साल,
अटल जी के 5 साल 6 साल, मोरारजी देसाई भाई के 8-10 महीने, ऐसा करके 10 और 6 16 और 4 साल 20 साल 25 साल, तो भी 50 से लेके 55 साल तक इस देश में राज था कांग्रेस, लगातार लगातार लगातार। और इसके लिए कांग्रेस जो आज बोखरा गई है, जो आलोचना करती है मोदी जी की, इतना भव्य राम मंदिर, देखो ऐसा है कि राम मंदिर ये सभी की मन की भावना है, ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो, ये सबकी भावना है। लोगों को लगता है कि ये क्यों हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसा विषय नहीं है। जब विभाजन की पुस्तकें आप पढ़ें, जब विभाजन हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा कि ये हिंदुस्तान या पाकिस्तान। ब्रिटिशों ने अगर मान्यता दी, ब्रिटिशों के समय पर जो देश गुलामगिरी के श्रृंखला में बंद था, उस श्रृंखला को तोड़ने का काम जिन लाखों स्वतंत्र सेनानियों ने किया, उसके पश्चात तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। तो हिंदुस्तान में रहते हुए राम मंदिर का जप करना ही गलत कैसे हो सकता है? और इसके लिए भव्य राम मंदिर बने, ये सबकी कल्पना थी। और ये हजारों वर्षों का संघर्ष था। हजारों वर्ष के संघर्ष के बाद आज भव्य राम मंदिर के निर्माण को पुनर्स्थापना ये 12 जनवरी को होगी और 22 जनवरी को, 22 को होगी तो पूरा देश नहीं पूरा विदेश देखेगा। और इसके लिए ये सब बातों का जिक्र इसके लिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना, अभी अभिजीत जी ने तो बहुत सारे साल तक गरीबों की समस्या, यूनियन के कार्यकर्ताओं की समस्या, मजदूरों के प्रश्न, उनको न्याय देने के लिए लड़ाई संघर्ष इतना करते आए। लेकिन आखिर में हमें एक पार्टी चाहिए, हमें एक पक्ष चाहिए जो विचारों से प्रेरित हो, जिन विचारों के पीछे गरीब आदमी का कल्याण हो, गरीब आदमी को दिशा देने का सही काम करने वाली पार्टी हो, और उस पार्टी का सही दिशा में उन कार्यकर्ताओं को लेके जाने वाला नेता हो। इसके लिए अभिजीत राणे जी को मैं मनपूर्वक उनका धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले समय में देवेंद्र जी की उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम हो, ऐसी इच्छा प्रदर्शित करता हूँ। और आप सबको आज इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाऊ, आपके भाषण से एक जोश और चेतना पैदा हुई। एक शायर ऐसा कहता है कि इन्हीं पत्थरों पे चलकर चलो साथ मिलकर जाए, रास्ता मुश्किल है लेकिन हमको साथ में जाना है, ऐसा भाषण उनका रहा है आज का। इन्हीं पत्थरों पे चलकर चलो साथ मिलकर जाए, हमें जिस जगह है जाना वहाँ रोशनी बहुत है, वहाँ रोशनी बहुत है, वहाँ रोशनी बहुत है। मुझे लगता है इस प्रकार का एक चेतनादायी प्रेरणादायी भाषण आज उन्होंने किया है। और भाजपा की जो भूमिका है, भाजपा का जो ध्येय है उन्होंने बताया है, और अभिजीत दादा के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर हमारे साथी पत्रकार और आरटीआई के कार्यकर्ता जिन्होंने अनेक गरीबों को न्याय देने की भूमिका रखी, अनेक लोगों को न्याय भी दिया है, ऐसे अनिल गलगली जी यहाँ पर आए हैं। मैं एडवोकेट नेहा दुबे जी से विनती करता हूँ कि पत्रकार हमारे साथी सहकारी गलगली जी का आप यहाँ पर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। एडवोकेट नेहा दुबे जी, उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हमेशा रहती है, नेहमीच सरकारी असतात, सामाजिक उपक्रमांमध्ये असेल। आज आपण आवर्जून अभिजीत दादांना शुभेच्छा देण्याकरता आलात आणि आपलं प्रेम या ठिकाणी व्यक्त केलं, त्याबद्दल तुमचं मी ॲडव्होकेट नेहाजीने विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं स्वागत करावं। आणि अशा शुभेच्छा, असं सहकार्य, असंच प्रेम धडक कामगार युनियन, मुंबई मित्र आणि इतर 4 वर्तमानपत्र आणि अभिजीत दादा यांच्यासोबत असावं अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। खूप खूप धन्यवाद अनिलजी आपलं। यानंतर अजून 3 लोकांचा प्रामुख्याने पक्षप्रवेश जो राहिलेला आहे आणि अभिजीत दादा राणे यांची इच्छा आहे की जो सुनील भाऊंच्या हस्ते व्हावा, असे कमलेश वैष्णवजी यांचा पक्षप्रवेश आज सुनील भाऊंच्या हस्ते होतोय। कमलेश जी आप आइए, आपका पक्षप्रवेश, आप धड़क कामगार यूनियन के सहकारी है, कार्यकर्ता है, नेता है, आपका पक्षप्रवेश यहाँ पर हो रहा है। कमलेश जी वैष्णव,
मैं विनती करता हूँ श्री नवम से कि वो प्रवेश करेंगे। उसके बाद फरीद शेख जी यहाँ पर है, फरीद शेख आप भी आइए। फरीद शेख प्लीज आपका सहयोग इस यूनियन के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। आपका भी यहाँ पे प्रवेश हो रहा है। और हमारे मुरली भाई आप भी आइए प्लीज। और हमारे मुंबई मित्र के और इस परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य और इस कार्यक्रम को सक्सेस बनाने के जिसका महत्वपूर्ण योगदान है अभिजीत दादा के सहकारी हमारे कुणाल यादव जी, जोरदार तालियां बजाइए कुणाल जी को। उनका भी यहाँ पर प्रवेश हो रहा है। जोरदार तालियां बजाव कुणालसाठी आपण सगळ्यांनी। एक धडपडणारा व्यक्तिमत्व आणि या सगळ्या उपक्रमामध्ये सातत्यानं धडपडीने काम करणारा, तळमळीने काम करणारा कार्यकर्ता कुणाल यादव। और आप सभी का समय लेते हुए जिस ध्येय से लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर हमारे दादा ने यहाँ पर प्रवेश किया है, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप अपना यहाँ पर मनोगत व्यक्त करें। अभिजीत दादा ने धडक कामगार युनियनचा, अभिजीत दादा पक्षाचा। दादांच्या मार्गदर्शनावर सन्माननीय सुनील राणेंनी एवढं मोदक मार्गदर्शन दिलेलं आहे आणि जे काही त्यांना मला जे बोलायचे ते त्यांनीच सांगितलं आहे। त्यामुळे त्यांनी ज्या काही गोष्टी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत त्या निश्चितपणे आपण त्यांच्या सगळ्या गोष्टींना खरं उतरू। मैं कामगार यूनियन के सभी हमारे पदाधिकारी जो यहाँ पर अलग अलग जिलों से, अलग अलग लोगों से आए हैं, उन सबको मैं उनका सबका धन्यवाद, आभार प्रदर्शन करता हूँ। और निश्चित तौर पर यूनियन की दिशा और दशा और इसके आगे किस तरीके से हमें काम करना है, इसके लिए आने वाले 2-3 दिन में हम एक AGM फॉलो करने वाले हैं। उसमें हम यूनियन का जो हमारा धोरण है वो धोरण हम योग्य तरीके से डिसाइड करेंगे, आगे किस तरीके से हमें काम करना है। मेरे ख्याल से 15 फरवरी के आसपास हम AGM फॉलो करने वाले हैं। उसके पहले आप सब लोगों को पत्र द्वारा सूचित किया जाएगा कि किस प्रकार से हमारे क्या क्या होते ये धोरण है। और मेरे साथ जो लोग आज पार्टी में ऑफिशियली प्रवेश किए हैं, आने वाले कल या परसों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने हमें बुलाया। हमको मीटिंग में हमारे जो आज जिन लोगों ने हमारे साथ प्रवेश किया है मैं देवेंद्र जी के हाथ से उनका स्वागत सत्कार करने वाले हैं। मैं खास करके विशेष रूप से आशीष जी और विशेष रूप से सुनील जी जिन्होंने आज उनका महत्वपूर्ण समय दिया और हमें सबको बल देने का काम किया, इसलिए खास करके सुनील राणे जी और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामपाल जी, हमारे RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी, नेहा दुबे जी और हमारे साथ जो रेगुलर बेसिस पे काम करने वाले हमारे सभी पदाधिकारी, हम सब यहाँ पर एक परिवार है। परिवार की जैसे हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जैसे सुनील राणे जी ने बताया कि हम आने वाले समय में एक भव्य दिव्य तो लोगों के आंखों में एक ऐसा दीप जला देगा, ऐसा एक कार्यक्रम स्वयं देवेंद्र जी के उपस्थिति में हम सेलिब्रेट करेंगे, जिसपे हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि 10,000 नहीं 20,000 लोगों की उपस्थिति में मुंबई के NSC ग्राउंड में हमको प्रोग्राम का आयोजन करेंगे और निश्चित तौर पर वो हमें तारीख देंगे। हम गवाही देते हैं कि बड़े ताकत से वो प्रोग्राम हम वहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे। अभी काफ़ी टाइम हुआ है, आप सब लोग दोपहर को 4 बजे से यहाँ पर आए हैं। आप सभी लोगों का फिर एक बार तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरे साथ जो लोग काम किए हो, कुणाल यादव हो, मेरे साथ में हमारे ऑफिस की पूरी टीम हो, धड़क कामगार यूनियन की टीम हो, उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और इसी तरीके से आप सबका साथ, आप सबका विकास निश्चित तौर पर होगा, ये विश्वास के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर खत्म हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी मुंबई कि वो नए सेक्रेटरी बने हैं, सचिव बने हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता महाराष्ट्र के पूर्व अभी के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व
काम करने की इच्छा हमारे सम्माननीय अभिजीत राणे जी ने जताई थी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष विधायक श्री आशीष शेलार जी के निर्देश के अनुसार आज अभिजीत राणे जी को मुंबई भारतीय जनता पार्टी की टीम से एक नए सचिव मंत्री पदभार को स्वीकार करने का आज आग्रह किया है और भारतीय जनता पार्टी में के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आज प्रवेश किया। इसके लिए सभी जो कार्यकर्ता है जो धड़क कामगार यूनियन महासंघ के माध्यम से पिछले कई वर्षों से लगातार जनता के समस्या के प्रति जनता के अलग अलग तबके में रहने वाले चाहे मजदूर हो काम करने वाले किसान हो बैंकिंग कर्मचारी हो कर्मचारी हो ऐसे अलग अलग जगहों पे काम करने वाले विशेष रूप से मजदूरों के समस्याओं के प्रति न्याय देने की भाषा करने वाले और लगातार उनके लिए जितना देख करके मेहनत करने वाले अभिजीत राणे जी को भारतीय जनता पार्टी में आज प्रवेश दिया। इसलिए मैं उनका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ और हमारे नेता और आज के हमारे उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनका भी मैं मनपूर्वक अभिजीत सर, आप कहना चाहेंगे प्रवेश किया है आपने, लग रहा है आपको देरी हो गई? मार्गदर्शन में फादर जी कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में हमारे बड़े भाई सुनील राणे जी के मार्गदर्शन में आज जो भी मैंने कदम उठाया है बहुत सोच समझ के और मुझे लगता है निश्चित तौर पर देवेंद्र जी उस निर्णय का स्वागत करेंगे और हमें जो चाहिए निश्चित तौर पर मुझे उनके माध्यम से जरूर मिलेगा, इसका मुझे विश्वास है। और उनके लिए खड़े हम पूरी यूनियन और हमारे साथ के जो लोग हैं पूरी तरीके से तन मन धन से उनके विश्वास को करेंगे। राणे जी, पूरे वर्ल्ड में दो टैग बहुत चल रहा है, हैशटैग वो मालदू बाइकआउट और हैशटैग हसदेव फॉरेस्ट को लेकर हसदेव फॉरेस्ट को लेकर हसदेव झारखंड का जो हसदेव फॉरेस्ट है उसको लेकर काफ़ी टैग हो रहा है, तो उसके ऊपर क्या है? क्योंकि मालदीव पे तो आप पीएम ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बातें कह दी है, लेकिन हसदेव फॉरेस्ट को लेकर के अभी तो कोई पीएम के द्वारा कोई बाइट सामने उसके बारे में कोई विशेष जानकारी आपने पहले वाली इसके बारे में जानकारी उसके ऊपर बात करना कहना चाहिए हमारा चुनाव की नजदीक है, किस तरह की तैयारी आपकी ओर से की जाएगी और यूनियन की तैयारी की जाएगी? कौन सा स्टेप पर आप देख रहे हैं? अगर पार्टी ने कोई जवाबदारी दी तो निश्चित तौर पर करना नहीं चाहूँगा। हमारे बड़े बड़े निश्चित तौर पर हम यदि आप कहना चाहिए कौन सा क्षेत्र होगा उसको देखते हुए हर आगे बढ़ता है। इसके लिए आपके लक्ष्य को ऐसी मेरी शुभेच्छा हमारे सम्माननीय अभिजीत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बऱ्यापैकी साईज आहे ते लक्ष जाईल 5 मंदिर सध्या मंदिर क्लीन करायचं हा पहिला घालतो 22ला जर घोषणा केली संध्याकाळी घरोघरी दिली पक्षाचा घालायचा सकाळी धडक कामगार दुपारी पक्ष संध्याकाळी सकाळी धडक बेधडक संध्याकाळी हळूवार धडक चला धन्यवाद धन्यवाद सर चलो चलो अनिल 16 नंतर आपण भेटूया
हाँ